वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे डॉक्टर शेख कैसर वहीद साहब से कि क्या क्या चैलेंजेस सामना करना पड़ रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में। तो सर हम एक दो पॉइंट है थोड़ा सा आप ये क्लियर करें व्यूअर्स के लिए कि एक हमें पता है कि रॉ मटेरियल हमारा 800 850 रॉ मटेरियल मेन जो यूज़ होते हैं 1200। 1200। तो 1200 में से 50% जो है तकरीबन रॉ मटेरियल वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी भी। नाउ नहीं, 95%। 95% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ये मतलब रॉ मटेरियल में ऐसी क्या चीज़ है, कौन सी फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि हम अपने रॉ मटेरियल यहाँ क्यों नहीं बना सकते, जबकि मेरे नॉलेज के मुताबिक दो चीज़ें हैं। इंडिया में बन मैं रहे आमिर हैं। साहब, मैं एक बात बताऊं। जी 1961 में एक PC1 बना और वो प्लानिंग कमीशन के शेल्फ में सजा हुआ है। अच्छा। नेफ्था प्लांट लगाने का, हाइड्रोक्रैकर प्लांट लगाने का। हाइड्रोक्रैकर। इंडिया में दो हैं, पाकिस्तान में एक भी नहीं है हाइड्रोक्रैकर। हाइड्रोक्रैकर प्लांट से जो, क्योंकि कार्बन बेस्ड जितनी भी दवाइयाँ हैं कार्बन बेस्ड, जी वो हाइड्रोक्रैकर प्लांट ही से बेसिक मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है। फिर रिवर्स इंजीनियरिंग से वो चीज़ें बना लेते हैं, पेट्रोलियम रॉ मटेरियल केमिस्ट्री बना भी लेते इसमें हैं। शामिल होती है, पेट्रोलियम केमिस्ट्री को पेट्रोल केमिस्ट्री में कार्बन, कार्बन से। पेट्रोलियम इज ए जी कार्बन। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम, तो हमें सेकेंडरी मटेरियल हम लेते हैं, ठीक। उसको टर्शरी बना के फिनिश गुड में मटेरियल बना, और वो बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें कई केमिकल ऐसे इस्तेमाल होते हैं या ऐसे जो कि नारकोटिक्स में आते हैं। अच्छा। नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड उनको कंट्रोल करता है। लोग, आपको पता है कि ANF के चक्कर में फंस गए जी तो जी 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 बिल्कुल डिक्की से बहुत कुछ निकल आता है। हाँ, तो बेहतर यही है कि आदमी बचे ऐसी चीज़ों से। आपको पता है कि मैं किसी किस्म की नार्को ड्रग बनाता नहीं हूँ। हालांकि इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान की 30% एडल्ट पॉपुलेशन, अर्बन बेस्ड पॉपुलेशन, जी। किसी किस्म की दिमागी अमराज में मुब्तला है। अच्छा। 30% एडल्ट पॉपुलेशन मेट्रो की अर्बन बात बेस। कर रहे हैं, हाँ। अच्छा। और इतनी शॉर्टेजेस है डिप्रेशन की, एंजाइटी की दवाओं की, जिसकी जी। हद नहीं है। लेकिन लोग इसलिए नहीं बनाते कि उसका बनाने का और उस मटेरियल को प्रिक्योर करने का जी वो तरीका है कि जैसे आप हीरोइन के सप्लायर हैं, तो बेहतर यही है सबसे आदमी, बेहतर है कि आप मरीज इम्पोर्ट मरता कर है, लीजिए। मरीज मरता है, मरे पागलपन से मरता है, हाँ। खुदकुशी से मरता है, मरे ओह। यार क्या है। हम, तो मसला ये है कि पाकिस्तान, दुनिया ने बड़े सिंपल स्टेप किए हुए हैं। दुनिया बड़े सिंपल स्टेप किए हुए हैं। हेल्थ केयर, एक्सेस टू मेडिसिन इज सुप्रीम Access देन to- ऑल लॉज। बिल्कुल दुनिया के सही। जितने कवानीन होते हैं, जब एक्सेस टू मेडिसिन आ जाता है तो वो सुप्रीम हो जाता है। टॉप प्रायोरिटी। पाकिस्तान में बाकी सारे कानून सुप्रीम है, एक्सेस टू मेडिसिन गरीब आदमी है ना, इधर उधर क्या। तो सर ये मतलब एक्सेस टू, जो द लीडर ऑफ द पावर कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे उनको तो हम ये बता सकते हैं। कोई आपकी एसोसिएशन भी है, उसमें भी आप माशाल्लाह व्हेन यू आर मैंने प्रेसिडेंट। बताया ना कि हम माफिया हैं, हम माफिया हैं। अच्छा। पार्लियामान में हमें माफिया कहा गया, हर जगह अखबार वाले माफिया अच्छा, कहते हैं। वो ये हम कहते तो हैं। माफिया है मुझे भाई। तो स्टिग्मा हो गया था। हाँ, तो हाँ। बस ठीक है। हम कारोबार कर रहे हैं, इतना ही कारोबार कर रहे हैं जितना हमारा रोजी रोटी है। बाकी हम कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान में। बहुत कम कंपनियां हैं जो अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। मल्टीनेशनल भाग गई, दो जो चार रह गई हैं वो भी बहुत जल्द भाग जाएंगी। अल्लाह को पता कि पाकिस्तान में जो मामलात चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आज जी सर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रेवेन्यू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दे सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, आज से कोई 10 साल पहले दुनिया के एक बहुत बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मैकेंजी, बहुत बड़ा रिसर्च और सेटअप है मैकेंजी, उनकी रिपोर्ट ने ये कहा था कि पाकिस्तान का अगर कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल जिस सेक्टर में है वो फार्मास्यूटिकल है। और हमारे लिए इतनी मुश्किलात क्रिएट कर दी गई हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, इतनी मुश्किलात हैं कि पाकिस्तान $200-250 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है। 50% उसमें भी अफगानिस्तान माल जाता है, बाकी किसी मुल्कों में जा नहीं रहा था। अच्छा। फिर आ गए कंप्लायंस। जी। जब तक आप इंटरनेशनली कंप्लायंट नहीं होंगे तो बिल्कुल दुनिया आपसे माल नहीं लेगी। हमारे पड़ोसी मुल्क ने, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि दुश्मन मुल्क है ना, जी, जी। लिया तो मैं भी कल गायब हो जाऊंगा। तो
हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक इदारा बनाया, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट काउंसिल, ठीक है। फार्मा एक्सेल, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट काउंसिल। जबरदस्त। उसके तहत जो भी इदारा एक्सपोर्ट करना चाहता था उनको 27% वो सब्सिडी देते हैं। 27 सब्सिडी देते हैं, 27% सब्सिडी देते हैं। और लोन देते हैं 10 साल के लिए, लोन 4% पे, जो पेएबल होती है, पहली किस्त जो इंस्टॉलमेंट होती है आफ्टर 10 ईयर्स होती है। जो ये कहता है इदारा कि मैं अपने आप को एक्सपोर्ट कंप्लायंट करना चाहता हूँ, मुझे जी। इतने करोड़, इतने अरब चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो फार्मा एक्सपोर्ट काउंसिल उनके लिए अरेंज बैंकों के जरिए गवर्नमेंट की उसके अंदर उनको लोन दे देते हैं। वो लोन आफ्टर 10 ईयर पेएबल होता है, उसकी पहली किस्त पहले अच्छा क्वेश्चन पेएबल होती है। तो वो इदारा क्या करता है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाता है, लेटेस्ट प्लांट लाता है। दूसरी हमारे मुल्क में बड़ी बदकिस्मती है, वो है ज़मीन, इंडस्ट्रियल लैंड। जी। दुनिया की महंगी तरीन लैंड है इंडस्ट्रियल लैंड पाकिस्तान में। इसका आसान हल है, किसी किस्म के भी इंडस्ट्रियल लैंड वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए और पर स्क्वायर फुट रेंटल होना चाहिए उसका। कोई उसकी प्रॉपर्टी किसी की नहीं होगी, वो लैंड किसी की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। कोई खरीद और फरोख्त नहीं कर सकता इंडस्ट्रियल लैंड को। शुड रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, वट एवर गवर्नमेंट दे, और उसका पर स्क्वायर फुट रेंटल होना चाहिए जैसे पड़ोसी मुल्क में। अच्छा। और सारी सर्विसेज उस प्लॉट पे अवेलेबल होने चाहिए पहले से, सिर्फ प्लग एंड प्ले करना चाहिए। पानी का कनेक्शन है उधर ऑलरेडी है, गैस का कनेक्शन ऑलरेडी है, बिजली है, टेलीफोन है, हर चीज उधर है। एयर प्रेशर, आपको पता है कि मैं एक पड़ोसी मुल्क के एक शहर में गया, इंडस्ट्रियल उनके जो स्टेट थी, जी। वहाँ प्रेशर गैस जो हमें चाहिए होती, स्टीम, प्रेशर, ये वो ऑक्सीजन, वो सेंट्रल है। बड़े बड़े टैंक्स लगे हुए हैं एक जगह, वहाँ से कनेक्शन उन्होंने हर फैक्ट्रियों को दिए हुए हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट सेंट्रल सप्लाई कर रही है। ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन अच्छा। गैस भी, स्टीम भी, हर चीज़ वो सप्लाई कर रही है। आपको स्टीम जनरेटर लगाने की या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। स्टीम बॉयलर वगैरह आप यहाँ तो देखें हर कि फैक्ट्री का अलग लगा होता है। आज वो $500 मिलियन उनके रिजर्व है, हमारे $17 मिलियन, $17 बिलियन, सिर्फ 500 बिलियन और 17 बिलियन। क्योंकि हमने Hello, पाकिस्तान में जी। कॉन्सेप्चुअली कभी इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं किया और फैसिलिटेट नहीं किया। जमीन इतनी महंगी कर दी, आज आप कुरंगी में एकड़ का प्लॉट लेने जाएं हाँ बिल्कुल। तो 40 से 50 करोड़ रुपए का एकड़ का प्लॉट है। अव्वल तो है नहीं, है तो 40 से 50 करोड़ का है। तो जो ROI कैसे निकालेगा, रिटर्न ऑन जी, इन्वेस्टमेंट कैसे बिल्कुल निकालेगा सही, वो बिल्कुल। इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट के बाद वो भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कब से स्टार्ट होगा? अच्छा, और दूसरा फार्मास्यूटिकल के लिए इंटरनेशनली कंप्लायंट होने के लिए एक ऐसी जगह में चाहिए होती है जहाँ आसपास फाइबर ओमिटिंग कोई इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, जहाँ किसी भी ऐसी जगह, कैसे भी ऐसे इदारे से, हमारे यहाँ बड़ी क्लीन एयर चाहिए होती है, ठीक। आसपास का माहौल सही होना चाहिए, सब सॉइल पानी सही होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कभी इस तरफ सोचिए। आज भी अगर हुकूमत कराची के करीब एक इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर कब्जा कर दें, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को वहाँ से गायब करवा दें, कहीं भी जगह दे दें, और उस सेक्टर को, उस जोन को सिर्फ फार्मास्यूटिकल के लिए फिक्स कर दें और वहाँ सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जहाँ जहाँ भी हमारे क्लस्टर्स हैं फार्मा इंडस्ट्री के, वहाँ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं। 2 से 3 साल में पाकिस्तान टेक्सटाइल से ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट करके दे देगा। तो सर ये दूसरा स्पेसिफिक जो सबसे आपने बड़ा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ फार्मा इंडस्ट्री का है कि जब वो कंप्लायंट हो जाएंगे, जी। इंडस्ट्रीज कंप्लायंट होंगी, को इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए जाना है, बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तानी अवाम को इंटरनेशनल कंप्लायंट फैक्ट्रियों के बने हुए मेडिसिन मिलेंगी। उनका तसल्ली होगा, वो कोई ये नहीं कहने काबिल होगा मैं तो जी
यूएस से दवाई लाता हूँ, हालांकि वो दवाई पड़ोसी मुल्क की लाता है यूएस से, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो यहाँ दवा बनी अक्सर हमारे पड़ोसी लोगों मुल्क को की होती देखा है मैंने कि यहाँ को सर दर्द की दवाई वो बाहर की बड़ी उससे, क्योंकि है। उसका वो देखे रंग बनी कहाँ होगी, मैन्युफैक्चरिंग देखे तो पता लगा पड़ोसी मुल्क में बनी होगी। अच्छा 60% अमेरिका और कनाडा की साइकोलॉजिकल भी दवाइयाँ, होता है ना सर, तो वो खा के साठ असर भी बेहतर फीसद होता है। अमेरिका और कनाडा की बनी हुई दवाइयाँ जो आपको शॉप्स पे मिलती है फार्मेसी पे, वो पड़ोसी मुल्क में बनती है। वहाँ से इम्पोर्ट, हम फिर वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, लोग Finish लाते हैं दवाइयाँ वहाँ अपने से लेके इस्तेमाल आ की रहे लाते हैं, जो भी है ठीक है। शौकीन होते हैं जो अमेरिका से जब तक जी, दवाई ना लाएं जी, तो जी, वो। जी। तो पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को अब इस बात पे तवज्जो देनी पड़ेगी, किसी समझदार आदमी को कभी ये शोबा संभालना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे कॉमर्स के एडवाइज़र हैं मोहतरम रज़ाक दाऊद साहब, उनको थोड़ा सी शुद्ध बुद्ध है, ही अंडरस्टैंड, अच्छा। और वो सपोर्टिव भी हैं। हम्म लेकिन फिर बात है कि माहौल वो ऐसा है कि ही कांट गो आउट ऑफ द वे। अब वो आउट ऑफ द वे जाएंगे तो 14 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां उनके पीछे लग जाएंगी कि आपका क्या मफाद है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है आज, आपको पता है। वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है काम, हमें तनख्वाह तो मिलती है, हम काम करेंगे तो गलती करेंगे तो पीछे से हमें नैब आ जाएगी। वो इसलिए काम नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, डिलेज हो रही हैं, लोगों को रजिस्ट्रेशन दवाइयों की नहीं मिल रही, प्राइस नहीं मिल रही, कीमतें नहीं मिल रही, नए थेरेपेटिक मॉडलिटीज जो आ गए, नए दवाइयाँ आ गए, नए कॉन्सेप्ट आ गए, उनकी प्राइस फिक्सेशन नहीं हो रही, लोगों को पुरानी दवाइयों की कीमतें उनका तयन नहीं हो पा रहा, तो वो शॉर्टेजेस हो रही है। सफ़र कौन कर रहा है? क्या ब्यूरोक्रेट कर रहा है? नहीं, क्या पार्लियामेंटेरियन कर रहा है? क्या बड़ा घर कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, सफ़र कर रहा है एक आम आदमी। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान में आम आदमी की किसी को फिक्र नहीं। अच्छा सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि ये भी कहते हैं कि फॉर्मुलेशंस पाकिस्तान की इस काबिल हैं कि वो एक्सपोर्ट हो रही हैं? इसको तकरीबन 60-70 मुल्कों को तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं ना। इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम किसी एक अच्छी मेडिसिन का फार्मूला तो बना रहे हैं मगर उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, दुनिया में एक कानून ये है कि दुनिया में 4 कानून हैं जी। एक FDA का कानून है, USA का ठीक है जी। रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करें, या EU को फॉलो करें, या MHRA को फॉलो करें, या WHO को फॉलो करें। ठीक। इन सब को फॉलो करने के लिए आपको बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छा। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको सबसे पहले जो आपको मशीनरी लानी पड़ेगी वो कंप्लायंट लानी पड़ेगी बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन के साथ। QC इक्विपमेंट जो लाने पड़ेंगे वो कंप्लायंट लाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन के साथ। सारे इंपोर्ट करने पड़ेंगे सर? हाँ, स्टाफ आपको जो होगा वो कंप्लायंट होना चाहिए, वो नॉलेजेबल इतना होना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशन और CGMP के कवानीन जो है, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग एक्ट कवानीन, उनको वो जानता हो, इम्प्लीमेंट करना जानता हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना जानता हो। ठीक है। तो इस तरह के लोग, आपको पता है, कोई 50,000 रुपए में तो नहीं मिलते ना। वो तो छुट्टे कहते हैं जी हमें 15 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपए दो। तो इंडस्ट्री के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि अगर वो इतना महंगी चीज़ें करेंगे तो अव्वल तो बना होंगे नहीं, वो कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो दवा की कीमतों का तयन नहीं कर पाएंगे, दवा वो इतनी सस्ती नहीं बना पाएंगे। ये है, ये तो बड़ी हिंड्रेंस है सर। तो क्या इसके लिए क्या HR, तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो है HR की है। आप ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे और थोड़ा एनवायरनमेंट बने? गवर्नमेंट सपोर्ट, हमने कभी भी गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मांगी, ना सब्सिडीज मांगी है। हर सेक्टर सब्सिडी मांग रहा था, हम तो नहीं मांगते। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान का वाइड सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, जो गवर्नमेंट को 1% मुनाफे का हिस्सा हर साल देता है। ग्रॉस प्रॉफिट का 1% R&D के मर्द में देते हैं कि वो देता है। पाकिस्तान का वाइड सेक्टर है। बिल्कुल सही है। टेक्सटाइल वाले गवर्नमेंट से लेते हैं, पोल्ट्री वाले, जिम एंड ज्वेल वाले लेते हैं, सर्जिकल वाले लेते हैं, फार्मा नहीं लेता, फार्मा देता है। और वो खरबों रुपए के पैसे, अरबों रुपए जो सन 76 से जमा हो रहे हैं जी, उन पैसों का कोई हिसाब नहीं। कोई मांगे तो अव्वल उसको इतना तंग करेंगे कि वो अपनी टोपी उठाएगा और कहेगा मैं तो जा रहा हूँ मुल्क से बाहर। ये डिलेमा है सर। अगेन सर, करंट सिनेरियो की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जैसे कहते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी पैरामेडिक्स
नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो फार्मास्यूटिकल भी तो एटलीस्ट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहना चाहिए, क्योंकि जो मेडिसिन उनको चाहिए तो बदकिस्मती ये है कि कोविड पाकिस्तान में कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं बना कोविड के ट्रीटमेंट का। कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। हर डॉक्टर, हर अस्पताल अपने हिसाब से मरीज का इलाज कर रहा है। यूएसए ने अपना प्रोटोकॉल बनाया, ठीक, यूरोपियन यूनियन ने अपना प्रोटोकॉल बनाया, सबसे पहले चाइना ने अपना प्रोटोकॉल बनाया जी। कि इस तरह का मरीज आएगा तो ये इलाज करेंगे, कोई और उस दूसरा इलाज नहीं कर सकता उस मरीज का। पाकिस्तान में आप किसी भी अस्पताल पर चले जाएं, कोविड का मरीज के साथ खुद ही खेल रहे होते, तजर्बे कर रहे होते। हर अस्पताल इस वक्त तजर्बा गाह बना हुआ है कोविड का, जहाँ मरीजों के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से तजर्बा कार कर रहे हैं। कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पाकिस्तान में नहीं बना, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनना चाहिए था। दूसरा, बदकिस्मती ये हुई कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, इन्होंने तो पहली दफ़ा वबा देखी है, इनको तो पता नहीं वो क्यों, उनकी ट्रेनिंग कोई नहीं हुई। उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होनी चाहिए थी कि भाई कोविड का मरीज आएगा, आपने अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना है और मरीज का इलाज कैसे करना है और मरीज को कैसे आपने संभालना है, इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, ना किसी ने गाइड किया, ना इसका कोई प्रोटोकॉल है। लातादाद हमारे हेल्थ केयर वर्कर शिकार हो गए कोविड का जी। रोज सैकड़ों की तादाद में लोग मर रहे हैं, वो जो रिपोर्ट हो रहे हैं और वो जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। अनरिपोर्टेड केसेस बहुत हैं। ठीक, ये सिर्फ इस वजह से कि हमने कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं दिया। दुनिया में अवेलेबल थे प्रोटोकॉल, ऐसी बात नहीं थी कि प्रोटोकॉल नहीं थे। कोई देयर वाज नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील, प्रोटोकॉल अवेलेबल थे। सबसे पहले चाइना का प्रोटोकॉल था, फिर WHO का प्रोटोकॉल था, US का, EU का, MHRA, इंग्लैंड का, हर जगह प्रोटोकॉल थे। आप उसको मॉडिफाई कर लेते अपनी ज़रूरत के मुताबिक, आप इम्प्लीमेंट कर सकते और आप कह देते किसी भी अस्पताल में खबरदार जो कोई इस प्रोटोकॉल के अलावा आपने कोई और। सर सवाल ये पैदा होता है कि वो चाइना और यूरोप और अमेरिका, ये भी तो कुछ छोटे कंट्रीज तो नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान से बड़ी हैं, तो ये किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं? ये प्रैक्टिकली ये हो कैसे जाता है कि एक प्रोटोकॉल एक सेंट्रली बन जाता है, फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी इदारा बना ले और उसको फिर डाउन द लाइन नीचे तक ये बाहर कैसे इम्प्लीमेंट हो जाता है और हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाती? हमारे तो प्रोटोकॉल बना ही नहीं ना, इम्प्लीमेंट कहाँ से करेंगे आप? सर जैसे आप कह रहे हैं, आप बाहर आप से लेके, मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि लोगों को खौफजदा कर दिया गया इतना जी जी, जो मरीज मर जाएगा उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, वरना उसको वायरस लग जाएगा। आज साबित हो गया कि मरीज मर गया तो उसकी में वायरस भी जिंदा नहीं रहता। ये आ गया। आपने इतना खौफ क्रिएट कर दिया गया कि लोग अपने मुर्दे दफनाने नहीं गए। और ये सारा कसूर WHO का है, क्योंकि WHO ने भी, जो लोग WHO में आज हैं, उन्होंने भी पहली दफ़ा पेंडेमिक देखी थी। वो रोज़ अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा, रोज़ अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं। बदकिस्मती ये देखें। बिल्कुल ठीक है। रिसेंटली ये आया कि अब वो कंटीजियस नहीं है। हाँ, कभी कहते हैं कि ये दवा इस्तेमाल कर लो, कभी कहते हैं ये कर लो। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल चाइना ने किया डे 1 से। सर अगर इसको इम्प्लीमेंट करना हो प्रोटोकॉल को, क्योंकि पेंडेमिक तो अभी है, अभी रहेगी, अभी सुन रहे हैं शायद उसको सेकंड वेव आने का है, तो फौरी तौर पे तो सही नहीं हो पाकिस्तान में यार सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब वेव आ चुकी हैं। अच्छा, ये तो देखो ना, हमारा मसला ये है कि अवाम को कुछ ना कुछ तो खेलना है ना। डुगडुगी तो बचानी है ना मीडिया पे बैठ के। यार 400 चैनल है तो डुगडुगी तो बचानी है ना, तो डुगडुगी तो बचाते रहते हैं। सही हो गया सर, आपने माशाल्लाह आपने नाज़रीन डॉक्टर शेख कैसर वहीद साहब से हमने बहुत वैल्यूएबल बातें की। टॉपिक बहुत वास्ट है, इंशाल्लाह हम दोबारा भी डॉक्टर साहब को ज़हमत देंगे अगले शोज़ में भी। अभी तक के लिए इतना ही है। आप हमारा ईमेल एड्रेस आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम के हिसाब से या इसके अलावा भी आप लोगों को फीडबैक हो तो आप हमें लिखें इंशाल्लाह, तो हम लोग आपको फिर इंशाल्लाह रेलेवेंट जवाब देके आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।